गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग टोपी कहानी को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि जो गौरैया है उसकी टोपी बन गई है और वह पहनकर किसके पास जाती है, राजा के पास जाती है और उसे चिढ़ाती है कि मेरे सिर पर फुदनेदार टोपी है, राजा के सिर पर कुछ भी नहीं है। राजा क्या करता है, गौरैया को पकड़ने के लिए कहता है, फिर एक सिपाही गुलेल मारकर उसकी टोपी गिरा देता है और राजा के पास लाकर दे देता है। राजा उसे देखकर दंग रह जाता है कि इतनी खूबसूरत टोपी इसके पास कैसे, किसने बनाई ऐसी खूबसूरत टोपी। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले, ये हो ही नहीं सकता कि राजा चाह दे और पता ना चले कि किसने बनाई हो, ये नहीं हो सकता। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता दुहाई, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली, यानी मैं राजा हूं, मेरे लिए तुमने ऐसी टोपी क्यों नहीं बनाई। एक फुदगुद्दी के लिए, एक गौरैया के लिए तुमने इतनी खूबसूरत टोपी कैसे बना दी। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम कफस और तबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाक की मानिद राजा फूंकार मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शे सरकार, यानी मुझे माफ कर दे। माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, यानी जिस सूत से मैंने कपड़ा बुना था वो अच्छी क्वालिटी का था, एकदम महीन और लच्छेदार। इतनी महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी, यानी राजा जानना चाहता कि आखिर इतनी खूबसूरत टोपी बनाई क्यों गई। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, यानी मुझे प्राणदान दे, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी महाराज, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की, इतनी सुंदर, इतनी महीन भला कोई कैसे धुन सकता है रुई। हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ, क्षमा महाराज, क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। अब हम लोग वजह जान जाएंगे क्यों नहीं किया। मुफ्त में तो राजा जी काम कराते थे ना, बेचारे क्या खाएंगे पिएंगे। आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार, यानी हम तो आपके लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी, इतनी खूबसूरती क्यों नहीं थी, इतनी बारीकी से तुम लोगों ने काम क्यों नहीं किया था। अभय दान दे तो बोलू सरकार, दुनिया बोला कि आप हमें प्राणदान दें तो मैं वजह बताता हूं। चलो दिया, राजा बोले अब बताओ। महाराज, इस गौरैया ने जो काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। अब हम लोग इस कहानी के मुख्य समस्या की ओर बढ़ रहे हैं, जो दुनिया बता रहा है कि जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था, यानी अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह दंडवत कर रहा था कि कहीं राजा क्रोधित होकर उसके प्राण न ले ले। तो उसने कारण बता दिया कि आपके पास, तो एक तरह से उसने इनडायरेक्टली यह बात, अप्रत्यक्ष रूप से राजा को यह बात बता दी कि आपके पास इतनी धन संपत्ति है, आप यहाँ के राजा हैं, फिर भी आप हमसे जो काम करवाते हैं कुछ भी नहीं देते, बेगार में काम कराते हैं। लेकिन इस गौरैया के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी इसने जिससे जो काम कराया उसके लिए आधा वह देती चली गई।
तो जिसके पास होता है वह कुछ भी नहीं देना चाहता, और जिसके पास नहीं होता वह खुले दिल से उसे दूसरों में बांटता है। तो जिसके पास होता है उसे भी देना चाहिए, दान करना चाहिए, और जिससे हम काम कराते हैं उसको उसका उचित मेहनताना देना चाहिए। देख ले राजा, गौरैया बोलने लगी कि देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह, यानी जो मैंने टोपी बनवाई है मुफ्त में नहीं बनवाई है। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, यानी इसे टोपी भी नहीं जुटती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब गौरैया तीसरा राग लापने लगती है कि इसके पास तो कुछ नहीं है, कंगाल है, भिखमंगा है, इसलिए तो मेरी टोपी इसने छीन ली और दूसरों से बेगार में काम करवाता है। राजा तो वाकई अकबका गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, यानी उससे जो कमतर थी उसकी टोपी, तीसरे खजाने की खुलती पोल, यानी खजाना खाली हो चुका है, यह पोल भी खुल रहा है। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया, यानी इस चिड़िया को कैसे पता चला कि हमारा धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहा। इतना ऐसो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। हम लोग अगर आमदनी से अधिक खर्च करें तो फिर कंगाली की स्थिति तो हो ही जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने, वो कहा जाता है ना, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, उतना ही पैर फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। उससे ज़्यादा पैर फैलाएंगे तो पाँव दिखने लगेगा। तो उसी तरह जितनी आमदनी हो उसके भीतर ही हमें खर्च करना चाहिए, यहाँ तक की चेष्टा करना चाहिए कि उससे भी बचत हो ताकि भविष्य में वह काम आए। लेकिन आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो तो फिर स्थिति खराब हो ही जाएगी। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा करके ही छोड़ेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि गौरैया अपनी मेहनत और लगन से अपनी मुकाम को, अपनी मंजिल को प्राप्त करती है। नहीं, वह जो पाना चाहती है कि मुझे भी एक टोपी पहननी है, तो वह उसको प्राप्त करती है। जिससे काम करवाती है उसको उसका उचित मेहनताना देती है। यहाँ राजा की भी पोल खुल जाती है कि राजा किस तरह से बिना ये मजदूरी दिए काम करवाता है, बेगार करवाता है, और ऐसो आराम और बहुत ज़्यादा खर्च के कारण उसका खजाना खाली हो जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे सूरदास के पद। तो अगली कक्षा में हम लोग सूरदास के पद पढ़ेंगे।